सरलता से, सहजता से, सुगमता से कहती है, हिंदी की शब्द सरिता जीवन के साथ बहती है। नमस्कार, हिंदी दिवस पर हमारे ख़ास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, बल्कि किसी भी देश की संस्कृति, रीति रिवाजों, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, सिनेमा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक और देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम भी करती है, सेतु का काम करती है। भाषा किसी भी देश के, किसी भी समाज के जनमानस की भाषा होती है और उसकी संस्कृति में गलियों में, चौराहों पर, शिक्षण संस्थाओं में, कार्यालयों में और जनमानस की भाषा में सांस लेती दिखाई देती है। हमारी राजभाषा हिंदी इन तमाम मानकों पर खरी उतरती दिखाई देती है। साथ ही देश के करोड़ों देशवासियों को आपस में जोड़ने का काम भी करती है। हमारे देश में भाषाओं की जो विविध रंगोली है, उसमें हिंदी का रंग और भी प्रखर हो, और भी प्रगाढ़ हो, इसी के लिए राजभाषा विभाग काम कर रहा है। देश और विदेश में हिंदी भाषा का परचम कैसे लहराए, आधुनिकता के दौर में हिंदी विश्व की भाषा कैसे बने, इसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुमीत जेरथ से, सचिव राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको हिंदी दिवस की बधाई। और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हिंदी कैसे एक प्रखर भाषा के रूप में, संवाद की भाषा के रूप में स्थापित हो, और इस दिन का क्या ऐतिहासिक महत्व है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। धन्यवाद रजनी जी। मैं दूरदर्शन के माध्यम से हमारे सभी प्रिय दूरदर्शन के दर्शकों को और विशेषकर जो हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और असीम शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बहुत से लोगों को ये ज्ञान नहीं होता कि हम 14 सितंबर को ही क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं, तो मैं आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में समझा दूं। हमारा जो संविधान सभा थी डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में, उन्होंने 3 दिनों तक विस्तृत चिंतन और विचार विमर्श करके ये सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि हमारे संघ की राजभाषा हिंदी के रूप में अंगीकार होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। जैसे कि सभी को मालूम था कि स्वतंत्रता संग्राम में भी हिंदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रीय एकता, उन्नति और अस्मिता का बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। उसकी लोकप्रियता बहुत थी, उसकी स्वीकृतता बहुत थी। इन्हीं सभी को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको संघ की भाषा के रूप में स्वीकार किया। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपने संविधान को फॉर्मली अडॉप्ट किया, तब हमने हमारे अनुच्छेद 343 में इसको दोहराया। 343 अनुच्छेद में ये स्पष्ट लिखा है कि संघ की भाषा राज हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 351 में ये लिखा है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर डॉक्टर सुमीत जेरथ यहाँ पर आता है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच अंतर, और एक और उससे पहले सवाल ये आता है कि विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इनमें क्या अंतर है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मैं यहाँ पे राजभाषा सचिव गृह मंत्रालय बनने से पहले करीब 3.5 साल विदेश मंत्रालय में रहा। मैंने वहाँ पर पहले अपर सचिव और उसके पश्चात विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया। तो वहाँ पे हम लोग 10 जनवरी को हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते थे। हमारी जो मंत्री थी उस समय सुषमा स्वराज, उनमें हिंदी के प्रति बहुत ही ऊर्जा और उत्साह था। और हम लोगों ने उस समय मॉरिशस देश में पोर्ट लुई में जो उसकी राजधानी है, वहाँ पर विश्व हिंदी जो हमारा कार्यालय है उसकी स्थापना की। तो 10 जनवरी को हम लोग हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया था। और अब ये परंपरा बन गई है कि हर 3 साल के बाद हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन करते हैं। पिछला विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 को। अगले वर्ष हमने तय किया है कि हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन
ऑस्ट्रेलिया के पास एक टापू देश है फिजी, उसकी राजधानी सुवा में इसको आयोजित करेंगे। ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि फिजी राष्ट्र ने भी हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी एक वैश्विक भाषा की ओर बढ़ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि हिंदी जो है करीब 150 देशों से ऊपर भी पढ़ाई लिखाई जाती है, ना केवल फिपिक देशों में जो कि ऑस्ट्रेलिया के समीप हैं, बल्कि हिंदी का प्रभुत्व अफ्रीका के देशों में भी बहुत है, जहाँ पे भारतीय मूल के लोग गए। मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में जहाँ गांधी जी भी गए थे, और साउथ अमेरिका में सूरीनाम, गयाना और ट्रिनिडाड टोबैगो में भी हिंदी बहुत प्रचलित और प्रसारित है। बिल्कुल। देश के भीतर अगर बात करें डॉक्टर जयरथ, हिंदी कैसे देश की और अन्य भाषाओं को जोड़ने का काम कर रही है? जैसे कि अगर हम राजभाषा नीति की बात करें तो उदारता की नीति पर आधारित है, सबको साथ में लेकर चलने की नीति पर आधारित है। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हम लोग एक लोकतंत्र देश हैं, तो हमारे यहाँ सर्वसम्मति से काम होता है। हमारी नींव उदारता पर आधारित है, ना कि कठोरता पर। इसी को लेते हुए राजभाषा गृह मंत्रालय अपनी रणनीति में 3 स्तंभ पर आगे चल रहा है। प्रथम प्रेरणा अर्थात इंस्पिरेशन, दूसरा प्रोत्साहन अर्थात इनकरेजमेंट, और तीसरा सद्भावना अर्थात गुडविल। इसके और जो स्तंभ हैं वो है प्रेम अर्थात लव एंड अफेक्शन, पुरस्कार अर्थात रिवॉर्ड्स। हम लोग हर वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार की घोषणा करते हैं, इस वर्ष भी हमने की है। उसके पश्चात प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग। हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, उनके माध्यम से हम हिंदी का प्रशिक्षण देते हैं। प्रयोग यूसेज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कई लोग ऐसा है, खासकर जो हमारे बच्चे हैं या कुछ बड़े हमारे जो उत्साहवर्धक अधिकारी होते हैं, वो डिक्शनरी से ही सब शब्द रट लेते हैं, लेकिन जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे अपनी मौखिक भाषा में, अपनी लिखित भाषा में, तो आप उसे भूल जाएंगे। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ यू डू नॉट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो हिंदी का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। इसके पश्चात प्रचार अर्थात एडवोकेसी, प्रसार ट्रांसमिशन, प्रबंधन मैनेजमेंट, एंड सबसे आखिर में प्रयास कोशिश बहुत आवश्यक है। मुझे याद आता है सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ ना करने वालों की भी कभी जय जयकार नहीं होती। तो इसी कविता से प्रेरित होकर हम लोग प्रयासरत हैं। मुझे और भी याद आता है बॉलीवुड का बहुत ही प्रसिद्ध गाना कि ज्योत से ज्योत चलाते चलो भाइयों और बहनों, प्रेम, प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण की गंगा बहाते चलो। यहाँ पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, भाषा को सरल बनाना। तो ऐसे में वे राज्य जहाँ पर मातृभाषा हिंदी नहीं है और दूसरी भाषाएं हैं, आपको प्रशासनिक सेवा का बड़ा लंबा अनुभव है और आपको अपने हिंदी के हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया है, अपनी भाषा के रूप में इस्तेमाल किया है। तो आप प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकारी महकमे के लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि हिंदी को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि वे राज्य जहाँ पर हिंदी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, मातृभाषा के रूप में नहीं है, वहाँ पर कैसे हिंदी अपना वर्चस्व हासिल करे या आगे बढ़े दूसरी भाषाओं को साथ में लेकर? जैसे मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग की जो राजभाषा नीति है वो उदारता पर आधारित है, और ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हिंदी हमारी राजभाषा है अर्थात हमारी सरकारी भाषा है। तो हमारे जो केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, जो हमारे कार्यालय विभाग हैं, हमारे जो सरकारी उपक्रम हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनमें हम लोग हिंदी के प्रगामी प्रयोग को, अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं। और इसमें कोई कठोरता नहीं है। हम लोगों ने पूरे देश को 3 वर्गों में बांटा है, क, ख और ग। तो क में हमारे हिंदी भाषी प्रदेश आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ख में आते हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, और आखिर में ग में आते हैं हमारे पूर्वोत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और जो हमारे दक्षिण भारतीय प्रदेश हैं। तो वहाँ की जो भाषाएं हैं, जैसे जो हमारे दक्षिण भारतीय प्रदेश हैं, जैसे केरल है या तमिलनाडु है, वहाँ पे उनकी अपनी भाषा चलती है, अपने उनके सेक्रेटेरिएट में, उनके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, अपने स्टेट सेक्रेटेरिएट में। लेकिन जो वहाँ पे जो हमारे जो केंद्र शासित जो हमारे विभाग हैं, मंत्रालय हैं, वहाँ पे हिंदी का प्रयोग होता है। और आज बड़ा ही पावन पर्व है। मैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से जितने हमारे श्रोतागण और हमारे दर्शकगण जुड़े हुए हैं, उनको मैं अनुरोध करूँगा, उनको मैं आग्रह करूँगा, उनको मैं आह्वान करूँगा कि अपने अपने कार्य क्षेत्रों में, अपने अपने
कार्यालयों में आप एक उपयुक्त, आप एक अनुकूल और एक उत्साहवर्धक परिवेश की सृष्टि करें, वातावरण बनाएं, जिससे आपकी टीम के, आपकी टोली के लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना हिंदी में करें और हिंदी में पत्राचार करें। अपनी जो टिप्पणियां हैं, अपने जो मसौदे हैं, वो हिंदी में लिखें और हिंदी को सरल और सहज ही बनाएं। देखिए, मैं इसमें विश्वास करता हूं कि कोई भी भाषा, आपने बड़ा अच्छा एक शुरू में भाषा के ऊपर में आपने वक्तव्य दिया, मैं ये समझता हूं कि कोई भी भाषा का उद्देश्य है कम्युनिकेट करना, अपनी भावों की अभिव्यक्ति करना, एक्सप्रेस करना, ना कि किसी को इम्प्रेस करना। हमें देखिए झूठा आडंबर नहीं करना है, हमें क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है, हमें एक्सप्रेस करना है, इम्प्रेस नहीं करना है। हमें हिंदी को सरल, सहज, सुबोध, सुगम और स्वीकृत बनाना है। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है कि सहज बनाना है, सरल बनाना है, सुगम बनाना है। तो वे सरकारी योजनाएं जो उस तबके के लिए बनी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा साक्षरता नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है कि इन सरकारी योजनाओं को और आसान हिंदी में कैसे उसके विशेष वर्ग तक पहुँचाया जाए? देखिए, हम लोग सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि आप जब हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमारे राष्ट्र के विकास की गति और तीव्र होगी, हमारे प्रशासन में और पारदर्शिता आएगी और जन भाषा में, लोगों की भाषा में जो हमारे सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी परियोजनाएं हैं, उनका जो लाभ है वो निर्बाध रूप से जनमानस को मिलेगा। और सबसे अहम सवाल ये, कोरोना की चुनौती में हिंदी एक संवाद की भाषा के रूप में किस तरीके से स्थापित हो सकती है और राजभाषा विभाग उसके लिए क्या कार्य कर रहा है? हाँ, देखिए, कोरोना की जो महामारी है वो संपूर्ण देश के लिए एक आपातकालीन स्थिति के रूप में उभरी है, एक चुनौती के रूप में उभरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र को समय समय पर संबोधित किया है, अपनी मन की बात कही है और देश को बल और संबल दिया है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बहुत ही प्रेरणादायक नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन राजभाषा विभाग को मिला है। हमारे यहाँ 2 मंत्री भी हैं, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और श्री कृष्णा रेड्डी जी, उन्होंने भी समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया है। तो राजभाषा विभाग इन सभी महानुभावों से प्रेरित होकर कभी भी उसने अपना हौसला नहीं खोया, कभी भी अपना उत्साह नहीं खोया और जैसे कहते हैं कि हमने इस आपदा को एक अवसर में परिवर्तित कर दिया। अंग्रेज़ी में एक कहावत है दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन एंड इनोवेशन, अर्थात जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार और नवीकरण की जननी है। तो इससे प्रेरित होकर हमने जो हमारे प्रशिक्षण संस्थान हैं, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जो कि हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं, हिंदी का प्रशिक्षण करते हैं, हमारे अनेक कार्यक्रम हैं, हमारे पास सुबोध है, हमारे पास प्राज्ञ है, प्रवीण है। तो इनको हम लोग कन्वेंशनल टीचिंग मेथडोलॉजी अर्थात पेडागॉजी के माध्यम से पढ़ाते थे, थ्रू चॉक एंड टॉक, थ्रू क्लासरूम टीचिंग। लेकिन चूंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना हो गया तो हम लोगों ने सूचना और प्रौद्योगिकी, प्रसार प्रौद्योगिकी का सहारा लिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स का सदुपयोग किया। हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम से बातचीत की और हमने अब ई प्रशिक्षण के माध्यम से हमारा जो हिंदी की जो कार्यशालाएं हैं, हिंदी का जो प्रशिक्षण है वो आरंभ कर दिया है और इसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है जी। दूसरा हमारा काम होता है निरीक्षण का। तो हमारे जो रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसेज हैं पूरे भारत में, वो फिजिकली जा के इंस्पेक्ट करते थे कि हिंदी में कितना काम हुआ है, उसकी प्रगति कैसे हुई है, उसके मापदंड पूरे हुए कि नहीं। तो अब हम लोगों ने ई निरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है थ्रू गूगल मीट, थ्रू वेबएक्स, थ्रू जो सिस्को ने टूल जो डेवलप किया है। दूसरा हमारी नराकास की बैठकें होती हैं, टॉलिक की, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो ये भी बैठकें हम लोगों ने सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल मीट के माध्यम से हमने इसका आयोजन किया है। तो इसमें हमने काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त की है और आज 14 सितंबर के दिन हमारे दोनों जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं उनके कर कमलों से हम एक नवीकरण कर रहे हैं। आपको जैसे मालूम है कि हर सरकारी उपक्रम, हर सरकारी राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी गृह पत्रिका निकालता है, तो ये फिजिकल फॉर्म में निकालता है। अब हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप उसका ई संकलन भी प्रकाशित करें और हमें भेजें। और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजभाषा विभाग की, हमने उनको सबको इकट्ठा करके एक ई पत्रिका पुस्तकालय की संरचना की है और वहाँ पे आप जब बटन क्लिक करेंगे तो आपको सभी के, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, सेल, एनटीपीसी, उनकी गृह पत्रिकाओं का आपको संग्रह मिलेगा।
और आप उसका लाभ उठा सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। बड़े ही अच्छे काम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं। डॉक्टर जयरथ, बड़ा अहम सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने भी वोकल फॉर लोकल के लिए आवाज़ उठाई और कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी उन्होंने ये बात कही कि जो है मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाए, उस भाषा को बढ़ावा दिया जाए जो सरल है और बच्चों को आसानी से समझ में आती है। तो ऐसे में हिंदी यहाँ पर एक बार फिर से शिक्षा के रूप में भी और तकनीकी भाषा के रूप में भी, संवाद की भाषा के रूप में स्थापित हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि मैं भी था जी, लाल किले गया था माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए और मैं बहुत ही प्रोत्साहित और प्रेरित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट हमें दिशा निर्देश दिया है, आत्मनिर्भर भारत और बी वोकल फॉर लोकल, अर्थात स्थानीय के लिए मुखर हो। तो हमारे पास सीडैक, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक स्मृति आधारित ऐप है कंठस्थ, जो कि अनुवाद के रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं। तो अब हमने ये फैसला किया है कि हम इसको ज़्यादा उत्कृष्ट बनाएंगे, ज़्यादा उसमें एकरूपता लाएंगे और हमने 5 मंत्रालयों में अनुप्रयोग के रूप में इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। कंठस्थ को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं और साथ साथ जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट के माध्यम से अपनी ई प्रशिक्षण और ई निरीक्षण कराते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट हों, वहाँ पे उन्मुख हों। तो हमारा जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है NIC, उन्होंने वीडियो डेस्कटॉप के नाम से अपना टूल बनाया है। हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग प्रयासरत हैं कि हम अपना प्रशिक्षण और निरीक्षण अब वीडियो डेस्कटॉप के माध्यम से करेंगे। जैसे कि सर्वविदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, उसमें ये स्पष्ट है कि हमारी जो 8 शेड्यूल की जो 22 भाषाएं हैं, उसमें हम लोग बच्चों को उनकी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में या इन भाषा में शिक्षा दें। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि प्रारंभिक 5वीं कक्षा तक अगर बच्चा अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ता लिखता है तो उसका एसिमिलेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका रिटेंशन ज़्यादा बेटर होता है। तो ये स्पष्ट है कि हमारी सभी भाषाओं के विकास के साथ साथ हिंदी भाषा का भी विकास हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सारी भाषाएं मनी हैं तो हिंदी मुकुटमणि के रूप में विराजमान है। हमारा देश बहुत ही उदार है, लोकतंत्र है। हम ये चाहते हैं कि सभी भाषाओं के साथ हिंदी भाषा का भी विकास हो और मैं ये चाहूँगा कि हिंदी भाषा और सभी भाषाओं के माध्यम से हम जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, एक सशक्त, नवीन और आत्मनिर्भर भारत, हम इसके निर्माण में सब लोग जुट जाएं। डॉक्टर सुमित जयरथ, राजभाषा विभाग हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि संसदीय राजभाषा समिति किस तरीके से हिंदी के संवर्धन के लिए काम कर रही है। देखिए, हमारी संसदीय राजभाषा समिति सन 1976 में गठित हुई थी। इसका गठन हमारी राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत हुआ था। इसमें हमारे यहाँ 30 कुल सांसद हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इनकी 3 उप समितियाँ हैं और ये 3 टोलियों में, 3 टीमों में बांट के हमारे देश में जो जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, मंत्रालय हैं, हमारे जो सरकारी उपक्रम या बैंक हैं, वहाँ जाके निरीक्षण कर सकती हैं और ये जायज़ा ले सकती हैं कि हिंदी में कितना काम हो रहा है। और ना केवल हमारे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जो हमारे जो एम्बेसीज़ हैं, हमारे जो मिशंस हैं, पोस्ट हैं, वहाँ जाके भी जायज़ा ले सकती हैं। तो इसके अध्यक्ष हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। हमें हर वक्त इनका बड़ा कुशल मार्गदर्शन और प्रेरणादायक नेतृत्व मिलता रहा है। जो हमारे 3 उप समिति अध्यक्ष हैं, उनमें से उपाध्यक्ष तो हमारे डॉक्टर भरतिया हैं जो उड़ीसा के सांसद हैं, और एक उप समिति के अध्यक्ष हमारे प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं। दूसरे हमारी मैडम हैं डॉक्टर भगुना जोशी, रीटा भगुना जोशी, और तीसरे हमारे चिराग पासवान जी हैं जी। आपको ये जानकर मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है, गर्व हो रहा है कि 10वां खंड हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और हमारी जो ड्राफ्टिंग एंड एविडेंस कमेटी है उसने इसका अनुमोदन कर दिया है। हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में हमारी जो संसदीय राजभाषा समिति की पूरी बैठक है वो माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में इस बैठक को हम लोग करेंगे और इसका अनुमोदन करके महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंप देंगे। 11वां खंड की ओर भी हम लोग अग्रसर हैं। मैंने उनको एकदम स्पष्ट टाइमलाइन दिया है, समय सीमा दी है कि 11वां खंड भी इस वर्ष के अंत दिसंबर तक पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए। और हमारे सांसदों का ये कहना है कि जो 12वां खंड है वो इसी संसदीय राजभाषा समिति के कार्यकाल में अर्थात 2024 तक बन जाना चाहिए। तो हम लोग समय के साथ चल रहे हैं, समय की धारा को मानते हुए उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं।
और समय की धारा के साथ हिंदी भी चल रही है। हिंदी बेहद आसान और सीखने में सरल भाषा है, इसलिए दुनिया भर के विद्यार्थी भी भारत आकर हिंदी सीख रहे हैं और दुनिया भर के देशों में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है। भारत के जो बच्चे हैं ग्रामीण स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर अगर हम हिंदी को और ज़्यादा आसान बनाने की बात करें तो किस तरीके से हिंदी बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, हमारी जो राजभाषा नीति है और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, दोनों का बहुत अच्छा एक सामंजस्य है। जैसे मैंने कहा कि ना केवल हिंदी बल्कि मातृभाषाओं पे और स्थानीय भाषाओं पे भी बल दिया जा रहा है। हिंदी के सरलीकरण के लिए भी हम लोग अग्रसर हैं और जो विदेश से हमारे बच्चे आते हैं, आगरा में हमारे पास सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वहाँ पे हमारे विदेशी बच्चों का पाठन होता है। हमारे जो अब अच्छे विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी हमारे बच्चे आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हिंदी जो है वो आगे अग्रसर हो रही है और हम लोग सब इसके प्रति दृढ़ संकल्प हैं और प्रयासरत हैं। बिल्कुल। राजभाषा विभाग, आप स्वयं भी हिंदी के संवर्धन के लिए प्रयासरत हैं, प्रतिबद्ध हैं। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, हिंदी दिवस पर हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं सबको, हमारा बड़ा उदार लोकतंत्र है, हमारी राजभाषा नीति उदारता पर आधारित है। तो मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, आपको आह्वान करूंगा कि आप अपना जो आपके जो कार्य क्षेत्र है, आपके जो कार्यालय हैं, आप लोग संविधान की जो हमारी मुख्य धारा के अनुरूप है हिंदी भाषा के में काम कीजिए। हिंदी का प्रगामी प्रयोग, उत्तरोत्तर विकास कीजिए और अधिक से अधिक हिंदी में काम कीजिए। ये हमारे संविधान के भी अनुरूप होगा। और मैंने जैसे बताया कि हमारे प्रशासन में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, हमारे राष्ट्र की विकास गति और तीव्र होगी और जो हमारे जनमानस के जो हमारे उनके कल्याण के लिए जो हमने कार्यक्रम तैयार किए हैं, हमारी जो परिकल्पनाएं हैं, जो हमारी कल्पनाएं हैं, उनका रूपायन अच्छी प्रकार हो पाएगा और उसका पूरा निर्बाध रूप से उसका लाभ जनमानस को मिलेगा। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही आपने। आखिरी सवाल है आपसे, आपका लंबा अनुभव रहा है हिंदी के साथ कार्य करने का भी और हिंदी के प्रचार प्रसार का भी। किस तरीके से आप विश्व में हिंदी को इस वक्त देखते हैं? अगले कुछ सालों में हिंदी का वर्चस्व सभी भाषाओं को साथ में लेकर किस तरीके से रहने वाला है? मैं हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्जवल देखता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी आज न केवल हमारे राष्ट्र के बल्कि एक विश्व नेता के रूप में उभरे हैं। हम लोग, मेरे जो बैचमेट हैं डॉक्टर तिरुमूर्ति, वो हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ वहाँ के राजदूत हैं। मैं उनसे बीच बीच में विचार विमर्श करता रहता हूँ और जो मेरा पुराना मंत्रालय विदेश मंत्रालय है वहाँ भी हम लोग चर्चा करते हैं। भविष्य में हमारी योजना है कि आज हिंदी जो हमारी जनभाषा है, हमारी संपर्क भाषा है, राजभाषा है, वो ना केवल भविष्य में वैश्विक भाषा बने परंतु हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा है वो भी वहाँ पे उभरे और उसमें हमारी हिंदी में 4 चांद लगाए। तो इसी दिशा में हम लोग सब प्रयासरत हैं और दृढ़ संकल्प हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुमित जयरथ। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आप तन मन धन से जुटे हुए हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी किस तरीके से इस भाषा का विकास हो या आगे बढ़े इसके लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा ये अंत में यही कहना चाहूँगा कि सभी देशवासियों के सार्थक, सामूहिक और दृढ़ संकल्प से और प्रयासों से मुझे पूर्ण आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमें निकट भविष्य में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जय राजभाषा, जय हिंद। तो देश और विदेश में हिंदी कैसे संवाद की भाषा बने, उसका संवर्धन हो, इसी पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ सचिव राजभाषा विभाग डॉक्टर सुमित जयरथ। और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी आपकी निज भाषा बने, आपकी उन्नति की भाषा बने और विश्व में आप हिंदी के साथ आगे बढ़ें। यही हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।